ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही हैं महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और नीरा मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं पत्रकार अदिति टंडन। G20 की श्रृंखला में होने वाली बैठकों में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है गांधीनगर में, जो 2 से 4 अगस्त तक G20 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, महिलाओं को लेके और महिला सशक्तिकरण को लेके जो G20 की एक कल्पना है, उसको एक स्वरूप देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक एड्रेस देकर इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च और इनॉग्रेट भी किया है और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि भारत की जो प्रतिबद्धता है वो महिला केंद्रित विकास पर है, विमेन लेड डेवलपमेंट पर है। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से गांधीनगर में एड्रेस करते हुए महात्मा गांधी को याद किया और ये भी बताया ऑडियंस को कि महात्मा गांधी का जो फेमस चरखा है उसको बनाने वाली एक महिला गंगाबेन गुजरात की ही एक किसी विलेज में रहने वाली एक आम छोटी सी महिला थी, जो पूरे हमारी देश के जिसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम की सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल जो चरखा बना, उसकी एक प्रतीक थी। मैं शुरू करना चाहूंगी नीरा जी से। नीरा जी, आपको क्या लगता है कि हमने ऑलरेडी ये प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है जब भारत ने इंडोनेशिया से एक्सेप्ट की थी प्रेसिडेंसी नवंबर 2022 में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि G20 के जो देश हैं उनको महिला लेड डेवलपमेंट को एक प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, और वही आज उन्होंने दोहराया है। ये एक बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण ही नहीं, एक प्रोग्रेसिव विचार है। एक कहना चाहिए कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति में महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया गया था, उसकी तरफ में भी एक कदम है। उसके साथ साथ महिलाओं के साथ कुछ शताब्दियों से जो एक तरह का नकारात्मक प्रभाव था कि उनको आगे बढ़ने के लिए उनमें जो बहुत सारे संघर्ष उनके सामने आसपास होते थे, उन बेड़ियों को तोड़ने की पूरी कोशिश करी है। और इस संदर्भ में मैं कहूंगी कि जो मैं एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जब 1995 में दिल्ली आई थी, तो जिस तरह का वातावरण था और इवन 2014 में भी जिस तरह का बड़ा सोच सोच के स्टेप्स लिए जा रहे थे वुमेन के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ये एक उन्होंने बजटेड अटेम्प्ट किया है। मतलब पूरा एक बजटेड उनका एक वो है कि बजट अलग से इस तरह से बजट में प्रोविजन दिया जाएगा कि महिलाओं के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि आधी आबादी को हमें पूरा सहयोग देना है ताकि वो देश के हर क्षेत्र में जो उसका एक्चुअली संपन्न है, उसको एक मौका नहीं मिला, तो वो उसको एक मौका मिले, उसको एक अवसर मिले। कहना चाहिए कि उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही प्रेज वर्दी स्टेप है, उनका प्रशंसनीय स्टेप है। मैं छोटा सा एक आपको उदाहरण दूंगी। अभी मेरा ट्रस्ट का 20वां साल है और हमने C20 अंडर G20 मतलब सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, उसमें विमेन लेड सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, उस पर एक बहुत बड़ा हमने एक प्रोग्राम करा था। तो ये मैं सोचती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने हमारी महिलाओं को वो उचित स्थान सम्मान दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि शक्ति जो है, नारी शक्ति, नारी कल्पना, नारी इच्छा शक्ति, नारी निर्णय शक्ति, ये सारी शक्तियां मिलके देश की शक्ति को आगे ले जाएंगी। देश की विकास शक्ति में एक बहुत बड़ा भागीदारी है। तो मैं शुरुआत में तो इतना ही कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, हम लोग आगे चल के चर्चा में आधे घंटे करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और G20 में उन्होंने बहुत सारे वर्टिकल्स लिए थे। एक वर्टिकल तो है वैल्यू 20, एक है सिविल सोसाइटी 20, C20, और ये विमेन 20। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है कि उन्होंने फोकस करा है कि इस अंग को हमें इसको और मजबूत और इसको हर तरीके से सुविधाएं देनी है ताकि वो अपना इस देश के विकास में न सिर्फ एक भागीदारी बने लेकिन लीडर बने।
बिल्कुल, बहुत आगे चल के आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरे विषय पर एक क्रक्स जिसको कहते हैं पेश किया है नीरा जी। अब मैं सुशीला जी के पास जाना चाहूंगी। हमें पता है कि टर्किश प्रेसिडेंसी जब G20 की थी 2015 में, तब विमेन 20 ग्रुप का शुरुआत हुआ था। उस G20 एंगेजमेंट ग्रुप में महिलाओं की एक बहुत अहमियत मानी गई थी और उस वक्त ये एक गोल रखा गया था सुशीला जी की जो गैप है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं को और पुरुषों को लेके, उसको 25% तक घटाया जाएगा 2025 में। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेके कुछ चिंताएं हर देश में रहती हैं, हमारे देश में रहती हैं, और इसको ब्रिज करने के बहुत उपाय भी किए गए हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष प्रधान जिसको पहले माना जाता था सेक्टर, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जैसे कि 15% तो पायलट्स जो हमारे देश में हैं वो महिलाएं हैं और ग्लोबल एवरेज महिला पायलट्स का सिर्फ 5% है, तो भारत में उसका एवरेज 3 गुना ज्यादा है। आप ये ट्रांजिशन को कैसे देख रही हैं सुशीला जी कि महिलाएं अब यूजुअल जो हम मानते थे कि इन्हीं कामों में रहेंगी, उन बेड़ियों को तोड़कर बहुत नए सेक्टर्स में जा रही हैं, स्पेस में जा रही हैं, आर्म्ड फोर्सेस में जा रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं। अपना कोविड वैक्सीन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, दैट इज ट्रू। आप जो कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं बहुत सारे ऐसे जगहों पे पाई जाती है, बहुत सारे ऐसे नौकरियां ले रही हैं, जॉब्स ले रही हैं जो पहले मेल डोमिनेटेड हुआ करती थी। हम जैसे बोलते थे प्योरली मेल बैस्टियन, वो ग्लास सीलिंग बहुत हद तक ब्रेक होने की एक है। कितने सारे ऐसे महिला हैं जो दे आर CEOs ऑफ अ कंपनी, दैट इज ट्रू, नो डाउट अबाउट इट। बट एक प्रॉब्लम ये रही है कि जेंडर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ पे पैकेज, यहाँ पे अभी भी महिला और पुरुष में बहुत फर्क देखा जा रहा है। इसको ब्रिज करने की जरूरत है और सर्टेन लेजिस्लेशन जैसे महिलाओं के लिए जो डिजाइन किया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं माँ बनती हैं, उनके बच्चों के लिए उनकी जो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, ये सारा हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक यूनिक अचीवमेंट है, कंसिडरिंग कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम इतना हाई नहीं है। डेवलप्ड नेशंस में भी इतने सुविधा नहीं है जो इंडिया में जो महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में पाया गया है। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इस देश का सिर्फ 6% है। जो बाकी जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, इनफॉर्मल सेक्टर है, वहां पे महिलाओं को इस तरह की सुरक्षा और इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। ये सारे आइडेंटिफाई करके हमें इसके और ध्यान लगा के करना चाहिए। खासकर ये पैंडेमिक के दौरान बहुत कुछ देखा जाए कि कैसे महिलाएं जो है काफी हद तक डिसएडवांटेज में रही है, क्योंकि उनको केयर गिवर माना गया था। पर उस दौरान देखा भी गया था कि महिलाएं जो हैं बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ भी रही थी। को हमें डायलेक्टिकली लेना चाहिए। जहां इतनी सारी प्रोग्रेस भी हुआ है, वहां पे जो कमियां हैं या वहां पे जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी हमें ब्रिज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुशीला जी। आपने आई थिंक शैडो पैंडेमिक जो एक नाम उभर के आया था कोविड पैंडेमिक के साथ साथ, जिसमें जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं ने पूरे विश्व में और खासकर अगर हम भारत की बात करें तो 80% हमारी नर्सेज और मिडवाइफ्स तो महिलाएं ही हैं। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द कोविड वायरस वो तो महिलाएं ही थी। और लेकिन फिर भी कोविड वायरस का जो सबसे बड़ा ब्रंट था, जो पूरा माहौल पैदा हुआ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई, सेक्सुअल वायलेंस बढ़ गई, UN विमेन ने उस पर कितने सारी रिसर्च पेपर्स निकाले, एक शैडो पैंडेमिक नाम से चला। तो वो आपने जो एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लस जो आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की है। मैं दोबारा से नीरा जी के पास जाना चाहूंगी। नीरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिर भी महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी हमें उस लेवल तक पहुंचना बाकी है। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सी गवर्नमेंट की अभी पीछे स्कीम्स आई हैं जिनका बहुत पॉजिटिव एक असर नजर आ रहा है महिला सशक्तिकरण पे। फॉर एग्जाम्पल 70% जो लोन्स मुद्रा योजना में दिए जा रहे हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं। और स्टैंड अप इंडिया में भी जितनी भी सहूलियतें सरकार दे रही हैं उसकी 80% जो बेनिफिशियरीज हैं वो महिलाएं हैं। तो और इस सेक्टर में क्या किया जाना चाहिए विमेन 20 एंगेजमेंट ग्रुप के माध्यम से?
ऐसा है कि जो मेरा समझ में आया है, जो अभी गत ऑलमोस्ट 9 वर्षों से जो प्रयास शुरू हुआ है, और मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि अब ये बजटेड वे में जा रहा है, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, और जो एग्रीकल्चर से जुड़ी महिलाएं हैं, उनके लिए भी सरकार ने बड़ी ही एक सटीक छोटी छोटी हर तरह के हर सेक्टर में योजनाएं बनाई है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जिसमें हर तरह के छोटे छोटे हाउस होल्ड उद्योग जिसमें महिलाएं जुड़ी हैं, उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलेगा। पशु सखी बनी है, बैंक सखी बनी है, इस तरह से तरह तरह की सखी, फार्मर सेक्टर की सखी बनी है। सरकार का पूरा प्रयास अब फोकस हो रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि इनको कैसे हम एक छतरी के अंदर लाके इनके जो जो बाधाएं इनको आ रही हैं, उनको समूह में या उनके मार्केटिंग में या उनको सामान बेचने में या उनको प्रोडक्शन करने में, हर क्षेत्र में, अरे यहाँ तक तो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, इवन ट्राइबल सेक्टर जो हमारे आदिवासी लोग हैं, उनकी भी जो कला है, उनकी जो एक आजकल जो मिलेट को लेके इतना बड़ा प्रचार हो रहा है कि वही उन्होंने उसको सुरक्षित करा है। किस तरह से इन महिलाओं को इसमें फायदा मिले कि सरकार अपने उद्देश्य के मिलेट को आगे बढ़ाना है, इसको एक्सपोर्ट भी करना है, उसमें भी उनके लिए अलग प्रोविजन दिए गए हैं बैंक में। मैं तो अभी भी देख रही हूँ, 2005 में मैं एक्सपर्ट कमेटी मेंबर थी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, जब हम 5 लाख की लोन महिलाओं को बिना उसी गारंटी के कुछ लोन मिल जाए उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज ये जरूरत है कि हम न सिर्फ मुद्रा में 70% पैसा विमेन को जा रहा है, आवास योजना में ज्यादा से ज्यादा घर, जो ऑलमोस्ट ओवर 2 करोड़ घर महिलाओं को गए हैं, लेकिन ये जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इन सब के लिए भी उनको बहुत सारी स्कीम के द्वारा, एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड स्कीम्स के द्वारा इनको अलग अलग सेक्टर को सरकार एक ऐसे मैप में लेके आ रही है, इस तरह का नक्शा बना रही है जिसमें कि कोई भी सेक्टर रह न जाए। सबका विकास, सबका विश्वास, यही चीज को लेके महिलाओं को लेके एक स्पेशल फोकस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बजट स्पीच में उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि देश की आधी आबादी है, अगर इसको हम सुरक्षित करके इसको हम एक तरह से सशक्तिकरण कर देंगे और इनके नेतृत्व में महिला के, अब हमारा समय आ गया है कि न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें, बट महिला नेतृत्व द्वारा विकास योजनाओं में उनका योगदान को बढ़ावा दें। तो ये एक बहुत ही समृद्ध, कहनी चाहिए, सोच की, विचार की ये सरकार की धारणा है। और इन सब को लेके ही जो गुजरात में गांधीनगर में जो शुरुआत हुई है, और ये एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ आजकल महिलाओं को वही दर्जा हर क्षेत्र में देने का जो प्रयास आरंभ हुआ है, वो अपने सही, कहना चाहिए, उद्देश्य को पूरा कर सके। जैसे अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में बड़ा अच्छा कहा। जी, हम उस पे आते हैं नीरा जी। मैं कुछ सवाल और ले सकूं, इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। मैं आपकी बात को आगे ले जाते हुए, जैसा कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आपने व्याख्यान किया बहुत अच्छे से कि किस तरीके से एम्पावरमेंट हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, और हमारे यहाँ तो बल्कि परंपरा है भारत में, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में भी कहा कि 1959 में 7 गुजराती महिलाओं ने मिलकर श्री महिला गृह उद्योग की स्थापना की थी, जो लिज्जत पापड़ का ब्रांड, इतना वर्ल्ड फेमस ब्रांड के नाम से आजकल जाने जाते हैं। और फिर अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट में महिलाओं का जो योगदान है गुजरात में, उसको कोई भी भूल नहीं सकता। और आज की डेट में बल्कि 70 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑलरेडी भारत में काम कर रहे हैं, और उसके साथ 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अब मैं सुशीला जी के पास दोबारा जाते हुए ये समझना चाहती हूँ कि सुशीला जी, हम अगर यंग विमेन की बात करें, विमेन लेड डेवलपमेंट का यहाँ जिक्र हो रहा है, तो हम ये भी देख रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ाती भी हैं और आपको पता भी है कि इस वक्त 43% जो ग्रेजुएट्स हैं साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जिसको हम स्टेम के नाम से जानते हैं,
वो अब महिलाएं हैं। ये जो प्रोपोर्शन है ये कुछ साल पहले बहुत कम हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाएं अब जिसको कहते हैं कि टेक्नोक्रेट्स भी बन रही हैं, साइंटिस्ट भी बन रही हैं, और ये ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स जिसमें जैसे आर्ट्स ले ली और होम साइंस ले ली, ऐसा कुछ नहीं है। अब साइंस, टेक्नोलॉजी, स्टेम डिसिप्लिन्स में भी विमेन का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। 1/4 स्पेस साइंटिस्ट भारत में इस वक्त महिलाएं हैं। तो आप इस ट्रांजिशन को किस तरीके से देखती हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के संदर्भ में? अदिति, आप जो कह रही हैं कि कॉलेज लेवल जो स्टूडेंट है, और मैं एक विमेंस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जो फर्क आया है पिछले 20 साल में, ये जितनी भी लड़कियां आती हैं हमारे यहाँ, अब इनमें एक तरह का कह सकते हैं कि एम्बिशन है, एक तरह का डिटर्मिनेशन है कि हम एक करियर जरूर करियर में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, या वी विल बी करियर विमेन। ये फर्क बहुत नोटिसेबल है पिछले 40 साल में। पहले 20 साल में तो जितनी भी स्टूडेंट्स थे ज्यादातर हाउसवाइफ या कुछ करने की सोचते थे परिवार के साथ। आजकल जो फर्क आया है करियर ओरिएंटेशन का है, वो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ साथ ये अपने घर बसाएंगे, परिवार में रहेंगे, वो सब भी है, पर एक करियर और कुछ करने की जो ठान लेते हैं, दैट इज वेरी गुड मेरे हिसाब से। और दूसरी जो बात है कि मेरा जो कॉलेज है वो प्योरली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, लिबरल आर्ट्स कॉलेज, साइंस का इतना साइंस का कोर्स नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स का है। पर हाँ, जो आपने बताया, महिलाएं जो है स्टेम जो बेसिकली साइंसेस कोर्स है उसमें भी आप दिखाई देते हैं। पर दीज आर वेरी गुड अचीवमेंट्स। मैं पहले भी कहती हूँ कि हिंदुस्तान की जो महिला हैं, सिर्फ आज के दौर पे नहीं है, गुनल मिडल 1960s में उन्होंने एक किताब निकाली थी एशियन ड्रामा, जो सब साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, तब सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका नहीं था, फिर बाकी जितने भी हैं, उसका एक सर्वे करते हैं और वो ये फैक्ट लिखते हैं कि इंडिया में जो विमेन का जो पूरा लीडरशिप क्वालिटीज और सिविल सर्विस, ऑर्गेनाइज सेक्टर, बिजनेस, इसमें देखा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में कहीं और नहीं है। ये हमें कहा जाता है कि ये पॉसिबल हो रखा था बिकॉज ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, गांधी जी का जो रोल रहा है। आपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करी, सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। जैसे देख रहे हैं कि नीरा जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा मोमेंटम है, और ये भी है कि स्टेम डिसिप्लिन्स में महिलाएं बढ़ चढ़कर अब हिस्सा ले रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले आप दोनों ने ये बात का जिक्र किया था कि क्या मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जिन मैकेनिज्म्स के थ्रू महिलाओं को और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जा सकता है। तो मैं यहाँ जल्दी से, बहुत वक्त ना लेते हुए, ये कहना चाहूंगी कि एक तो जेंडर बजटिंग का जो प्रोविजन है, जो आपने नीरा जी ऑलरेडी मेंशन किया है, वो 2005 में शुरू हुआ और 2018 में हर मंत्रालय के लिए ये मैंडेटरी कर दिया गया कि एक जेंडर बजट सेल बने और उसका एक नोडल ऑफिसर हो। तो इससे अकाउंटेबिलिटी तय हो गई। और अभी हाल ही में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत नहीं है, वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 से शुरुआत करके सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं भारत में, उनके लिए ये मैंडेटरी किया है कि वो अपने एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, जो ESG पैरामीटर्स हैं, वो फाइल करना शुरू करें अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के साथ। तो जो आप दोनों एक्सपर्ट्स कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि हमें डेटा भी तो चाहिए ना कि कॉर्पोरेट्स में कितनी सशक्तिकरण की लेवल अचीव हुई है, तो वो अब सेबी के इस माध्यम से हमें मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, उसमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जेंडर डाइवर्सिटी पे कहाँ खड़ा है, उनके बोर्ड्स में, मैनेजमेंट्स में महिलाएं हैं कि नहीं, उनके टर्नओवर रेट्स क्या हैं, रिटर्न टू वर्क महिलाओं को लेके रेट्स क्या हैं, मैटरनिटी लीव का क्या सिचुएशन है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या है। तो ये सिस्टम भी क्रिएट किया गया है। नीरा जी, इसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो सरकार का एक और जो पहल है, जो कि स्किल डेवलपमेंट है, हुनर को आगे बढ़ाना, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और कॉर्पोरेट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में किस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहन देके, महिलाओं का, उनकी एक भागीदारी, एक प्रॉपर वे में उनका टैलेंट रिकग्नाइज हो, उनको एक इक्वल दर्जा दिया जाए,
ये दोनों चीज उनके हुनर पे डिपेंड करेगी, इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा एक जोर दिया गया है। और मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीजें मिलके, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम, महिलाओं के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट निकाले हैं, बैंक सर्टिफिकेट जिसमें 7% मिलेगा, ऐसे छोटी छोटी चीज जो उनको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उनको आर्थिक सुविधा के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, प्लस उनको हर क्षेत्र में एक जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सरकार ने खोल दिया। और उधर ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो एक फार्मर हो, एनिमल हस्बेंड्री कर रही हो, पशुपालन में हो, चाहे वो मिलेट उड़ा रही हो, चाहे वो किसी भी तरह की बागवानी कर रही हो, इन सबको इंक्लूड कराए। लेबर क्लास को भी एक प्रॉपर वे में, जो हमारा एक्चुअली आधार एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड प्ले कर रहा है, क्योंकि आधार से हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा है हर क्षेत्र से, तो हमें मालूम है कि भाई कहाँ कितनी औरतें हैं, लेकिन वो किस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आई थिंक लेबर कार्ड इज इम्पोर्टेंट। क्राफ्ट पीपल को बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हर क्षेत्र में आई थिंक सरकार ने न सिर्फ इनकी भावना है, बट इनकी पूरे प्रयास हैं कि इसका एक फलित और सुदृढ़ और अच्छा महिलाओं को साथ लेके चलने में, और महिलाओं को जहां जहां संभव है उनको नेतृत्व देने में सहयोग कर सके। बिल्कुल सुशीला जी, अब दोबारा से आपके पास आती हूँ और हम ये डिस्कस करना भी चाहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में महिलाओं का रोल हो सकता है, जो सदियों से रहा है, जैसा कि चिपको मूवमेंट जो थी बिश्नोई कम्युनिटी ने जो राजस्थान में शुरू की थी, प्रधानमंत्री ने आज उसका भी जिक्र किया अपने वक्तव्य में कि अमृता देवी ने उसको शुरू किया था और अपने जीवन का दान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं कि कितने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारे हर तरफ हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, हिमाचल में कितने लैंडस्लाइड्स हुए हैं। तो महिलाओं का जो रोल है हमारे पर्यावरण संरक्षण में, उसकी अहमियत को देखते हुए आप क्या सोचती हैं, वहां महिलाएं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और एक इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म किस तरीके से तैयार हो सकता है G20 के माध्यम से, क्योंकि जो भी आउटकम और डिक्लेरेशन बनेगा भारत की प्रेसिडेंसी में, उनमें इन सब बिंदुओं का जिक्र होना जरूरी है। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर हम गरीबी, क्लाइमेट चेंज, ये सब लेते हैं एक एक करके, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वो महिला ही झेलती है। आप देखिए, एक महिला जो है अपने घर को चलाने के लिए कितने मीलों चलती है पानी भरने के लिए, और इसके वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा अफेक्ट भी होती है। ये विश्व भर में माना जाता है। तो विमेन को आगे लाना, विमेन को जोड़ना, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह गरीबी हटाओ का जो पूरा स्लोगन था, उसमें भी जो फोकस था विमेन ओरिएंटेड था, क्योंकि परिवार जो है ज्यादातर औरतें ही चलाती है, औरतें ही जो है परिवार को जोड़ के रखती हैं, और उसमें किस तरह हर एक को अपना जो रिसोर्सेज डिविजन, ये सारा औरतें ही देखती हैं। तो इसलिए जो है क्लाइमेट चेंज हो या पॉवर्टी हो, इसमें विमेन का जो रोल है एक्सेप्टेड है। और ये सब के लिए, जैसे आपने कहा कि विमेन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो बहुत जरूरी है, पर विमेन लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, पर फिर भी यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, क्योंकि यहाँ पे 10% जो पार्लियामेंट में जो सदस्य हैं वो विमेन नहीं है। विमेन मेंबर्स आर जस्ट अबाउट 10%, ये वर्ल्ड मिनिमम से बहुत कम है। तो इसको जो है हमें बहुत ध्यान से स्टडी करके, आरक्षण बिल के तौर से नहीं, पर एक तरह का प्रयास होना चाहिए कि और महिलाएं जुड़ना चाहिए, खासकर जो जमीन से जुड़े होते हैं। क्योंकि जब तक आप जमीन तौर से जुड़े हुए औरतों को नहीं लाएंगे, वो जो है अपना जो एक एक्सपर्टीज, अपना जो एक्सपीरियंस लाएंगे, उससे जो है पूरा समाज और पूरा जो माहौल बदलने का ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो मैं ये चाहूंगी कि जहां जितना भी हमने अभी बात करी, पॉलिटिकल लीडरशिप, आई डोंट मीन कि प्रधानमंत्री होना चाहिए या प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो अपने लेवल पे इम्पोर्टेंट है, पर एज लेजिस्लेटर्स, एज पार्लियामेंटेरियंस, एक बड़ा प्रयास हमें देश भर में एक मोर्चा के तौर पे करना जरूरी है, मैं मानती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही सुशीला जी। और बल्कि ये जो हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, वो दौर तो देश के लिए
थोड़ा अच्छा ही है क्योंकि राष्ट्रपति महिला हैं द्रौपदी मुर्मू। और बल्कि आपने जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की, ये सही है कि लोकसभा में अभी भी बहुत गुंजाइश है और महिलाओं के आने की। लेकिन एक जो अच्छी चीज हुई थी वो पिछले साल जो भारत की कैबिनेट है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें 78 मिनिस्टर्स में से पहली बार सबसे हाईएस्ट प्रोपोर्शन विमेन महिलाओं का था, जो कि 11 था। वो अभी बरकरार है और वो एक अच्छा संकेत है, लेकिन और करने की जरूरत है, जैसा कि आपने कहा। और बल्कि अगर हम यहाँ पे अदिति टोकना चाहूंगी, यहाँ पे कैबिनेट में एक अच्छी बात जो हुई है, कैबिनेट में हम ये डिवाइड करते हैं हार्ड पोजीशंस एंड सॉफ्ट पोजीशंस। हार्ड मतलब हार्ड पोजीशंस, ये डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस, ये जो है कोर पावर एरिया माना जाता है। और यहाँ पे जो महिलाएं, अभी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर इज अ वुमन, शी वाज आल्सो द डिफेंस मिनिस्टर अर्लियर। तो ये जो फर्क आया है ना कैबिनेट के भीतर भी, ये भी बहुत प्रेज वर्दी है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। इट इज नॉट लाइक अर्लियर टाइम्स की विमेन वे जस्ट चाइल्ड एंड वेलफेयर डेवलपमेंट या माइनॉरिटी अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इस तरह के पोर्टफोलियो ना रखते हुए अब 4 एरियाज में भी कैबिनेट पोजीशंस विमेन। बिल्कुल। नीरा जी आपके पास आना चाहूंगी। नीरा जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जैसा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो इस वक्त जो रूरल बॉडीज हैं उसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है, वो इलेक्टेड जो लोग हैं वो 46% है। मतलब 1.4 मिलियन महिलाएं हमारी रूरल लोकल बॉडीज को आज की डेट में चला रही हैं। पुरानी जो बातें होती थी, पंचायत पति के नाम से हम सुनते थे, लेकिन अब वो दौर भी बदल रहा है। आप तो बहुत काम भी करती हैं गाँव में जाकर, आपने क्या बदलाव देखा है? नहीं, बदलाव तो आया है, लेकिन अभी भी जो पूरे सारे के सारे जो उनके पॉइंट्स ऑफ पावर, ट्रांजिशन ऑफ पावर टू इलेक्टेड विमेन, वो पूरे नहीं हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी भी प्रधानमंत्री वाली बात तो आस्ते आस्ते खत्म हो रही, लेकिन तब भी जो भी विमेन आ रही हैं, कहीं ना कहीं नेपोटिज्म है। मैं इसमें एक बात अलग से ऐड करना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है कि जो भी कुछ होता है वो अगर ऊपर के नेतृत्व को सब देखते हैं। हमारी विमेन की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो लोकसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए ना उन पे मसल पावर है, ना उनके पास मनी पावर। तो हमारा ये सुझाव रहा है, मैंने इनफैक्ट प्रधानमंत्री को 4 साल पहले ये पत्र भी लिखा था कि नया पार्लियामेंट बन रहा है, एटलीस्ट हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि राज्यसभा में 50% विमेन पार्टिसिपेशन, विमेन इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर्स करेंगे। तो क्योंकि विमेन डायरेक्टली उनको तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो इसमें मसल पावर और मनी पावर की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को एक निर्णय लेना चाहिए कि वो जितने भी राज्यसभा की मेंबर्स को चूज करेंगे उसमें वो 50% विमेन को रखेंगे। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। पहला कि हमारे विमेन के पार्लियामेंट में हमारा परसेंटेज 10% नहीं, मोर रिस्पेक्टेबल हो गया इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पॉइंट ये जाएगा कि पीपल विल लुक अप टू इट। थर्ड पॉइंट ये जाएगा, विमेन आर वेरी गुड एट पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो। तो विमेन जो हमारी एक्सपर्टीज आ रही है हर क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और अलग अलग मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ये जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योर्स के क्षेत्र में, इस सब सेक्टर से अगर विमेन वहां पे राज्यसभा में आती हैं तो उनका एक जो कंट्रीब्यूशन होगा देश की प्रगतिशील योजनाओं में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में एक बहुत बड़ी त्रुटि ये है कि जब तक आपके पास मनी और मसल पावर नहीं है, आप जीत नहीं सकते। और उसमें भी नेपोटिज्म तो है ही। लेकिन सरकार को अब एक ये बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए कि हमें दुनिया के स्तर पे अपनी जो जेंडर पैरिटी को कितना हम आगे बढ़ा के कम कर सकते हैं, जो अभी बहुत ज्यादा गैप है, उसमें राज्यसभा में विमेन पार्टिसिपेशन अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, कहना चाहिए सिंबॉलिक भी नहीं, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टेप होगा कि विमेन को हम आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम उनकी क्षमता, हम उनके इंटेलेक्चुअल पावर, हम उनकी कैपेबिलिटीज को उतना ही महत्व देते हैं जितना एक हम मेल मेंबर को देते हैं। आप सुशीला जी, आपके कुछ लास्ट थॉट्स हों तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लास्ट थॉट यही रहेगा कि हमें जो है विमेन लीडरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। एक कोई पेट्रोनाइजिंग तरह नहीं कि विमेन को आगे लाओ, किसी तरह ले आओ।
नहीं, मौका दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। यही तो आधुनिक समाज का जो खूबी है। आप विश्वास रखिए जो आम महिला, आम पुरुष पे, और देखिए वो कितना कुछ कर पाते हैं। लोकसभा में लाइएगा, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लाइएगा, पंचायत से लेके आगे तक, और जितने भी बोर्ड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी विमेन को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। और इसके लिए जो है सबसे ज्यादा परिवार से शुरू होना चाहिए ये सारा जो चेंजेस, क्योंकि परिवार जो है इन अ वे रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी क्या सोचती है। तो परिवार में समानता लाइए, देश में समानता लाइए, क्योंकि इक्वालिटी, समानता जो है दैट इज द फ्यूचर आइडियल मेरे हिसाब से। बिल्कुल। जाते जाते प्रधानमंत्री के कुछ शब्द बस यहाँ दोहरा रही हूँ कि 15% जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारत में हैं, उनमें एटलीस्ट एक महिला फाउंडर है, और इन सब स्टार्टअप्स का $40 बिलियन कलेक्टिव रेवेन्यू है, कलेक्टिव जो है वैल्यूएशन है। तो इसी नोट पर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही थीं महिलाओं से संबंधित मामलों की जानकार प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और नीरा मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं पत्रकार अदिति टंडन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।